हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, जो लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लगातार अपने चैनल पर साइंस और मैथ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक और हाई स्कूल साइंस का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले साइंस के एक दो वीडियो और अपलोड हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया को समझाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले आपने दो अभिक्रियाएं और पढ़ी होंगी, हमने अपने चैनल पर डाली, मतलब वीडियो बनाए थे। एक था संयोजन अभिक्रिया और एक थी वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कई सारे अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक कई सारे उत्पादों में टूट जाता है। तो वियोजन देखिए तीन प्रकार से बताया था, एक ऊष्मीय वियोजन, एक प्रकाश वियोजन और तीसरा विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कह सकते हैं उसे। तो आज हम एक और अभिक्रिया आपको समझाएंगे और उस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में होता क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम अभिक्रियाशील पदार्थ, तो डबल हो गया, कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, यानी अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उनमें से एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक से जो उससे कम क्रियाशील होता है तत्व उसको अलग कर दिया जाता है और स्वयं वो उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, समझ रहे आप। जैसे किसी में अभिक्रिया में दो अभिकारक के भाग ले रहे हैं। अब देखिए, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा क्रियाकारक है, तो ये जो ज़्यादा क्रियाशील है ये क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले विलयन से जो तत्व होगा उसको यहाँ से अलग कर देगा और अपने आप यहाँ पर आ जाएगा और अपना यौगिक बना लेगा। ठीक है, इस तत्व को वापस ये अलग कर देगा और अपना जो यौगिक है वो ये बना लेगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें एक अभिकारक जो ज़्यादा क्रियाशील हो, एक तत्व जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो दूसरे तत्व के विलयन से उसको अलग कर देता है और अपने आप उसका विलयन या उसका जो भी पदार्थ है वो बना लेता है। ठीक है, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की छड़ डालते हैं तो क्या होता है, लोहा जो है वो कॉपर को उसके विलयन से अलग कर देता है और अपना जो पहले कॉपर का सल्फेट विलयन था अब वो आयरन का सल्फेट विलयन यानी फेरस सल्फेट बन जाता है। तो देखिए क्या हुआ है, कॉपर पहले विलयन किसका था, कॉपर सल्फेट का था, और उसमें हमने लोहे की छड़ डाली है। तो लोहा यानी आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और उसकी सक्रियता ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है, जो ज़्यादा सक्रिय तत्व है वो कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से अलग कर देता है और स्वयं अपने आप उसमें स्थान ले लेता है। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट का देखिए फार्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। ये हो गया कॉपर सल्फेट। और जब इसमें हम लोहे यानी आयरन की छड़ डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब आयरन देखिए ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है ये, इससे कॉपर को अलग कर देगा और अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी को हटा के अपने आप वहाँ पर स्थान ले लेना, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से यहाँ से हटा देगा और अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो आयरन यहाँ पर आ जाएगा और बन जाएगा FeSO4। अब सल्फेट किसका बन जाएगा, आयरन का सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एक जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से अलग कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो कॉपर
अब देखिए हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सा इन दोनों में तत्वों में से कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है। तो उसके लिए देखिए हम वो बता देंगे आपको। एक सीरीज वो बनती है, एक सक्रियता श्रेणी होती है, उसके आधार पर हम बता देंगे आपको कि कौन सा विलयन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डाला जाता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और जिंक द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। जिंक द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने आयरन डाला तो क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और अपना सल्फेट विलयन बना लिया। ऐसे ही जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जिंक की पत्ती डालते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और जिंक जो है कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसका समीकरण देखिए, ये है हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगा और अपने आप यहाँ पर आ जाएगा तो बना लेगा जिंक सल्फेट। ठीक है। और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है। अब देखिए जिंक भी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो इस वजह से क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को ये अलग कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, आयरन और जिंक ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये दोनों कॉपर के विलयन से कॉपर को अलग कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से अलग कर देता है और स्वयं अपना विलयन बना लेता है। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए जो ज़्यादा क्रियाशील हो तो वो तो विस्थापित कर देगा, लेकिन जो कम क्रियाशील है वो जो है ज़्यादा क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए Zr आपको पता है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है और अपना सल्फेट विलयन बना लेता है। अब सोचो अगर कि जिंक सल्फेट के विलयन में हम कॉपर डालें तब क्या होगा, जो जिंक सल्फेट का विलयन है अगर इसमें हम कॉपर डालें, अब बताइए क्या कॉपर भी जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को अलग कर देगा। तो देखिए कॉपर जो होता है वो जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगा, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को अलग नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व के विलयन से उस तत्व को अलग कर देता है और अपना विलयन बना लेता है। तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी।
ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ऐसे अभिक्रिया लिख दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी नहीं है। ठीक है, देखिए अब आपको हम ये बता देते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और जिसके आधार पर हम बताते हैं ना कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी यानी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो इस सक्रियता श्रेणी में देखिए सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसके बाद कौन सा है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो कौन सा है, पोटेशियम है, और सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है गोल्ड। अब देखिए कॉपर से ऊपर कौन कौन है, कॉपर से ऊपर देखिए जिंक भी है और आयरन भी है। तो कॉपर और जिंक, कॉपर जो है, कॉपर को जिंक और आयरन दोनों ही उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। अब अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में हम सिल्वर डालें, Ag डालें तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और Ag जो है वो क्या होगा, वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप ये जो है आप नोट कर लीजिएगा। सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम, और सबसे कम कौन है, गोल्ड, Au। तो अब जैसे क्या है, जिंक जो है, जिंक किसको किसको अलग कर देगा, आयरन के विलयन से भी आयरन को अलग कर देगा जिंक। ठीक है, लेड के विलयन से अलग कर देगा, हाइड्रोजन के विलयन से अलग कर देगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखें जिंक और हाइड्रोजन की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए जरा, हाइड्रोजन का सल्फेट ले लीजिए आप, H2SO4। ठीक है, ये किसका सल्फेट है, हाइड्रोजन का सल्फेट है, और जिंक जो है हाइड्रोजन से तो ऊपर है ही। ठीक है, देखिए अभी दिखाया था आपको हमने, ये है जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन के विलयन से उसको अलग कर देगा। ठीक है, तो ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसमें जब जिंक डालेंगे तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उससे अलग कर देगा और बना लेगा ZnSO4। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ पर H2SO4 आएगा, यहाँ पर ZnSO4 आएगा, क्योंकि H की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो अब H2 आना पड़ा है, और यहाँ पर जिंक की 2 ही वैलेंसी होती है, तो इसलिए केवल ZnSO4 आएगा और हाइड्रोजन गैस से अलग हो जाएगी। तो तभी कहते हैं ना कि अम्लों जो भी अम्ल होते हैं, जो सब जब किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो धातुएं हैं, देखिए ज़्यादातर धातुएं हैं वो सब क्या होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, इसलिए हाइड्रोजन को वो विस्थापित कर देती हैं, और जितने भी अम्ल पाए जाते हैं उन सब में हाइड्रोजन होता ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि अम्ल जो हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो इसी कारण से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब जैसे ये देख लीजिए जरा, H2SO4 के विलयन में अगर हम Ag डालें, यानी चांदी की छड़ डालें, तब क्या होगा, तो ज़रा देखिए, चांदी जो है वो क्या है, H से नीचे है, तो इसलिए ये चांदी जो है वो हाइड्रोजन के विलयन से हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर पाएगी, तो इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएँ आती हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन किसको विस्थापित कर देगा या नहीं कर देगा, तो आप जो है ये सक्रियता श्रेणी जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।